उत्प्रेरण जो अपने चैप्टर कर रहे थे इसके अंदर अपने उत्प्रेरण के जो दो प्रकार बताए थे, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण की अगर अपने बात करें तो समांगी उत्प्रेरण की एक अभिक्रिया हमने देखी थी कि सबसे पहले हमने कहा था कि समांगी उत्प्रेरण क्या होता है, तो जिसमें हमने बताया था कि जो अभिकारक, क्रियाकारक, उत्प्रेरक व क्रियाफल समान प्रवस्थाओं में मौजूद हो तो उसे अपने क्या बोलते हैं, समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। इसका एक उदाहरण दिया था, आपने कहा था कि जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ करवाई जाए तो इस अभिक्रिया के द्वारा हमारे पास क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया के अंदर अपने उत्प्रेरक के रूप में नाइट्रोजन का ऑक्साइड काम में लिया था। तो इस अभिक्रिया में अगर अपने बात करें तो सभी क्रियाकारक, उत्प्रेरक और क्रियाफल सभी की जो अवस्था है वो कौन सी है, गैसीय अवस्था के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपने क्या कहा जाता है, समांगी उत्प्रेरण की अभिक्रिया कहा जाता है। अब ये जो समांगी उत्प्रेरण की जो अभिक्रिया हो रही है उसको अपने किस सिद्धांत के ऊपर होती है, तो इस सिद्धांत की अगर अपने बात करें कि समांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया का सिद्धांत कौन सा है, कैसे ये अभिक्रिया संपन्न होती है, तो इसका सिद्धांत कौन सा हो सकता है, तो अपने इसको बोल सकते हैं मध्यवर्ती यौगिक निर्माण। ठीक है, जो हमारे पास समांगी उत्प्रेरण की जो अभिक्रिया है, इस समांगी उत्प्रेरण की अभिक्रिया को किस सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है, मध्यवर्ती यौगिक निर्माण सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है। यह सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अंदर सर्वप्रथम अगर आप देखते हैं तो कोई अभिकारक, ठीक है, वो क्या करेगा, उत्प्रेरक के साथ क्रिया करेगा और किसका निर्माण कर देगा, मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण कर देगा। ये जो मध्यवर्ती जो यौगिक बन रहा है हमारे पास, इस मध्यवर्ती यौगिक की जो ऊर्जा है, जो बनने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है, वो कुल अभिक्रिया में जो अंतिम उत्पाद बनने में जो ऊर्जा है उसकी तुलना में क्या होती है, कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इसको अगर हमें समझा जाए इसी के अंदर, तो हमारे पास अभिकारक कौन सा हो गया, जैसे ऑक्सीजन एक अभिकारक है, वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, उत्प्रेरक कौन सा है हमारे पास, NO एक उत्प्रेरक है, इसके साथ ये अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके हमने कहा किसका निर्माण कर रहा है, एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा कि जो NO उत्प्रेरक था वो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर दिया, इसने मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो ये जो मध्यवर्ती यौगिक जो बना वो मुख्य उत्पाद बनने में जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इससे कम ऊर्जा की इसको आवश्यकता पड़ रही है। दूसरे चरण में क्या हुआ कि कोई अन्य अभिकारक, एक अभिकारक तो यहां प्रयोग में ले चुके हैं, वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, मध्यवर्ती यौगिक के साथ क्रिया करेगा और किसका निर्माण कर देगा, हमारे पास उत्पाद का निर्माण हो जाएगा और उत्प्रेरक होने की अवस्था में अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास जो अन्य अभिकारक कौन सा हो गया, तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि अन्य अभिकारक के रूप में हमारे पास कौन सा हो गया, SO2 हो गया। तो SO2 एक अन्य अभिकारक था इस अभिक्रिया के अंदर, वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, हमारे पास उत्प्रेरक का जो मध्यवर्ती यौगिक कौन सा था, NO2 के साथ अभिक्रिया की और किसका निर्माण कर दिया, हमारे पास SO3 प्लस वापिस अपने को क्या प्राप्त हो गया, NO उत्प्रेरक प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के अंदर में जो ऊर्जा है वो मुख्य उत्पाद जो बना है उससे ऊर्जा से अपने क्या निम्नतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने यहाँ पर जो उत्प्रेरक का जो सिद्धांत है उसमें कहा था कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है कि सक्रिय ऊर्जा के मान को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो जैसे अपने पास धनात्मक उत्प्रेरक था वो अपने कह रहा है कि सक्रिय ऊर्जा के मान को क्या करता है, कम करता है और अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक के रासायनिक संगठन व द्रव्यमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो अपने देख सकते हैं कि अभिक्रिया को प्रारंभ किया और अभिक्रिया के अंत में अगर अपने देख रहे हैं तो इसके रासायनिक संगठन व द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अपने ये कहते हैं जो उत्प्रेरक है वो क्या करता है, सक्रिय ऊर्जा के मान को क्या कर देता है, कम कर देता है, लेकिन वास्तव में उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा के मान को कम न करके वो क्या करता है, अभिक्रिया के पथ को ही परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जो अभिक्रिया का जो पथ था उस पथ में क्या ले आएगा, वो परिवर्तन ले आएगा। तो अभिक्रिया का जो पथ परिवर्तित होने से क्या होगा कि उसको
जो मूल ऊर्जा जो उसको सीधी सिंपल अगर अभिक्रिया करवाई, जैसे SO2 प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई जाए तो SO3 का जो निर्माण हो रहा है, तो इस अभिक्रिया में जो ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो क्या चाहिए अपने को, ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता अपने को पड़ रही है। लेकिन जब इसमें उत्प्रेरक डाल दिया गया तो उत्प्रेरक क्या करता है, एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करता है। तो ये जो मध्यवर्ती यौगिक है इसके निर्माण में जो ऊर्जा की आवश्यकता क्या पड़ती है, कम पड़ती है। तो कम ऊर्जा से ही अभिक्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। तो अपने कह सकते हैं कि जो उत्प्रेरक है वो सक्रियण जो अपने जो रासायनिक अभिक्रिया का जो पथ है उस पथ को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण से अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए कम सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारे पास समांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत हो गया, जिसको अपने कह सकते हैं मध्यवर्ती यौगिक निर्माण सिद्धांत पर यह कार्य करता है। दूसरा जो हमारे पास जो उत्प्रेरण था वह था विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण कौन सा होता है, जिसमें हमने एक उदाहरण लिया था, सही पर भी दिखा उदाहरण लिया था, जिसमें हमने कहा था कि क्रियाकारक व उत्प्रेरक व क्रियाफल समान भौतिक प्रवस्थाओं में नहीं हो तो उसे क्या कहा जाता है, विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। तो इसके अंदर हम बात कर सकते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन व अमोनिया, क्रियाकारक व क्रियाफल समान भौतिक प्रवस्थाओं में है, लेकिन यहाँ पर जो उत्प्रेरक है उस उत्प्रेरक की जो भौतिक प्रवस्था भिन्न है, उत्प्रेरक यहाँ पर ठोस अवस्था में मौजूद है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, विषमांगी उत्प्रेरण की अभिक्रिया कहा जाता है। अब अपने पास यहाँ पर आता है विषमांगी उत्प्रेरण की जो अभिक्रिया का सिद्धांत क्या है। तो हमने कह सकते हैं विषमांगी उत्प्रेरण की जो अभिक्रिया को अपने अधिशोषण के आधार पर समझा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को अगर हमने समझा जाए तो अपने कहते हैं कि जो हमारे पास उत्प्रेरक है वो उत्प्रेरक किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। तो अपने यहाँ पर एक उत्प्रेरक को प्रदर्शित किया गया है कि ये एक उत्प्रेरक है जो किस अवस्था में, ठोस अवस्था में मौजूद है। तो अपने कहा कि जो उत्प्रेरक की जो सतह अधिशोषण के सिद्धांत में अपने बताया था कि उसकी सतह पर क्या मौजूद होता है, सक्रिय केंद्र उपस्थित होते हैं। तो अपने कहा कि इसके सक्रिय केंद्र किसको बोला था, जो मुक्त संयोजकताओं वाले जो स्थल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सक्रिय केंद्र कहा जाता है। तो अपने यहाँ पर एक उत्प्रेरक की पृष्ठ को दिखाया गया है जिस पर क्या मौजूद है, मुक्त संयोजकताएं मौजूद है। इसके साथ अभिकारक अणु अपने ए और बी अभिकारक अणुओं को लिया गया। तो अभिकारक अणु किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था के अंदर मौजूद है। तो गैसीय अवस्था में होने के कारण से अभिकारक अणुओं का क्या होगा, उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकता की तरफ क्या होगा, विसरण होगा। विसरण क्या होता है, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति। तो इसमें जो प्रथम पद जो है इसका फर्स्ट स्टेप कौन सा हो जाएगा, वो अपने यहाँ पर लिखा गया है कि उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अभिकारक अणुओं का विसरण। ठीक है, तो जो उत्प्रेरक है वो वातावरण में जो अभिकारक थे वो वातावरण में मौजूद थे, तो वहां से वो विस्तृत होकर कहां जाएंगे, उत्प्रेरक की सतह की ओर क्या होना शुरू हो जाएंगे, विस्तृत होना प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरा स्टेप जो आपने बताया कि ये जो विस्तृत होकर फिर क्या होंगे कि जो उत्प्रेरक की सतह है उस उत्प्रेरक की सतह पर क्या हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे। ठीक है, तो जो मुक्त संयोजकताएं हैं उन मुक्त संयोजकताओं के साथ क्या होंगे कि जो अभिकारक अणु आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा तीसरे स्टेप में, तो दूसरा स्टेप हो गया हमारे पास अधिशोषण का हो गया कि मुक्त संयोजकताओं पर अभिकारक अणु अधिशोषित हो गए। तीसरा स्टेप हमने लिखा है कि उत्प्रेरक के पृष्ठ पर रासायनिक अभिक्रियाओं का होना, कि जो अब यहाँ पर अधिशोषित हो गए, तो अधिशोषित होने के बाद में यहाँ पर अपने दिखाया गया है कि वो क्या करेंगे कि अभिकारक अणु आपस में क्या करना शुरू कर देंगे, रासायनिक अभिक्रिया करना प्रारंभ कर देते हैं या रासायनिक बंध का निर्माण कर लेते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है, मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण हो जाएगा। तो ये अपने किसको दिखाया गया, मध्यवर्ती यौगिक के निर्माण की प्रक्रिया को समझाया गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, विशोषण। विशोषण क्या होता है कि अधिशोषण का जो उत्क्रमणीय जो प्रक्रम होता है उसे क्या बोलते हैं, विशोषण बोलते हैं। अधिशोषण में तो गैसीय अभिकारक जो पृष्ठ अधिशोषक की पृष्ठ पर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और विशोषण में क्या होता है कि जो अभिकारक है अधिशोषक पृष्ठ से क्या होना शुरू हो जाते हैं, दूर हटना प्रारंभ हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे वो उत्पाद में बदल के इनके बीच में रासायनिक बंध बन गया, तो रासायनिक बंध बनने के बाद में वो क्या हो जाएंगे, इसकी सतह से क्या हो जाएंगे, दूर हट जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोला गया, विशोषण बोला गया। और अंतिम जो स्टेप होगा वो क्या होगा, उत्पादों का विसरण। जैसे ही वो सक्रिय
जो उत्प्रेरक की सक्रिय सतह से अलग हो गए अर्थात उत्पाद में बदल गए तो उनकी सांद्रता यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई उत्पाद की। तो उत्पाद की सांद्रता जैसी बढ़ेगी वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करना शुरू कर देंगे, गति करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने जो विषमांगी जो उत्प्रेरण की जो प्रक्रिया है इसको कितने स्टेप में समझा जा सकता है, 5 स्टेप में समझा जा सकता है। फर्स्ट स्टेप कौन सा हुआ, उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अभिकारक अणुओं का विसरण। दूसरा स्टेप हो गया अधिशोषण। तीसरा स्टेप हो गया हमारे पास उत्प्रेरक के पृष्ठ पर रासायनिक अभिक्रिया का होना। चौथा स्टेप हमारे पास हो गया इसमें विशोषण और पांचवा स्टेप हमारे पास हो गया इसमें उत्पादों का विसरण। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि जो उत्प्रेरक जो विषमांगी उत्प्रेरण है वह विषमांगी उत्प्रेरण कितने स्टेप में होती है, 5 स्टेप में संपन्न होती है। अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि अधिशोषण के होने के लिए इस अभिक्रिया में जो विषमांगी उत्प्रेरण की जो अभिक्रिया है इस विषमांगी उत्प्रेरण की प्रक्रिया में क्या विशोषण का होना आवश्यक है। तो अपने पास यहाँ पर कहेंगे कि विषमांगी उत्प्रेरण की प्रक्रिया में हमारे पास अधिशोषण का होना विशोषण का होना क्या है, आवश्यक है। क्यों आवश्यक है कि अगर विषमांगी उत्प्रेरण की इस अभिक्रिया में विशोषण नहीं होगा, विशोषण किसका हो रहा है, उत्पाद के अणुओं का। अगर यहाँ पर उत्पाद के अणु विशोषित नहीं हुए अर्थात उत्प्रेरक की सतह से दूर नहीं हटे तो क्या होगा कि यहाँ पर पूरी सतह पर क्या जुड़ते जाएंगे, ये उत्पाद के अणु जुड़ जाएंगे, जिससे क्या होगा सक्रिय केंद्रों की संख्या में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और सक्रिय केंद्रों की संख्या में कमी आने का मतलब क्या हो गया कि नए अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर जुड़ नहीं पाएंगे। तो अपने कह सकते हैं कि विशोषण क्यों जरूरी हुआ कि उत्प्रेरक की सतह को पुनः मुक्त संयोजकताएं उपलब्ध करवाने के लिए विशोषण की प्रक्रिया होती है। अगर ये विशोषण नहीं होगा तो उत्प्रेरक के जो सक्रिय केंद्रों की संख्या में लगातार क्या आती रहेगी, कमी आती रहेगी, जिससे वह उत्प्रेरक आगे अपना कार्य नहीं कर पाएगा। तो अपने कह सकते हैं कि इस विषमांगी उत्प्रेरण में विशोषण का होना एक अनिवार्य शर्त के रूप में काम करता है। अब यहाँ पर अपने पास दोनों तरह के अपने उत्प्रेरण की प्रक्रिया का सिद्धांत को समझ लिया। इसके बाद इसमें 2 छोटे छोटे शब्द और आते हैं। एक शब्द आता है हमारे पास उत्प्रेरक विष और दूसरा शब्द आता है हमारे पास उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, तो उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं। उत्प्रेरक विष ऐसे कारक जो उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्रों पर जुड़कर, ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये उत्प्रेरक के जो सक्रिय केंद्र थे इन सक्रिय केंद्रों पर क्या हो गए कि ये हमारे पास उत्प्रेरक विष के अणु क्या हो गए, जुड़ गए। तो इनके जुड़ने से क्या होगा कि उत्प्रेरक की सतह पर सक्रिय केंद्रों की संख्या में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, जिससे जो उत्प्रेरण की प्रक्रिया वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो अपने कह सकते हैं उत्प्रेरक विष क्या होते हैं कि उत्प्रेरक विष ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे उत्प्रेरक की सतह पर सक्रिय केंद्रों की संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक विष कहा जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास आए उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक के लिए कहा जाता है तो अपने पास नाम से स्पष्ट है, जो उत्प्रेरण की प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। विष जो उत्प्रेरण की प्रक्रिया को संदमित कर देते हैं। तो वर्धक क्या होंगे कि ये पदार्थ उत्प्रेरक की सतह पर जुड़कर उत्प्रेरक के अंदर सक्रिय केंद्रों की संख्या को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है। तो उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक की सतह पर जुड़कर सक्रिय केंद्रों की संख्या में क्या लाते हैं, कमी लाते हैं, जबकि उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की सतह पर जुड़कर सक्रिय केंद्रों की संख्या में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने वाले पदार्थ उत्प्रेरक विष कहलाते हैं और उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। अब जैसे उत्प्रेरक वर्धक का अपने अगर उदाहरण लिया जाए तो अपने कहते हैं कि जैसे हेटेरोजन में नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब होती है विषमांगी उत्प्रेरण की प्रक्रिया में, तो इसमें क्या करते हैं कि एक Fe उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। तो इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए अपने क्या काम में लेते हैं, यहाँ पर मोलिब्डेनम को काम में लिया जाता है। ये मोलिब्डेनम किसका कार्य करता है,
उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करेगा, अर्थात ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा कि उत्प्रेरक की सतह पर सक्रिय केंद्रों की संख्या में क्या लेकर आता है, वृद्धि कर देता है। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक वर्धक पदार्थ कहा जाता है। तो सेबर विधि के अंदर जो मोलिब्डेनम है वो किसका कार्य कर रहा है, एक उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अपने पास अगर अपनी अभिक्रिया देखी जाए तो जैसे मेरे पास एल्कलॉइड क्लोराइड, इस एल्कलॉइड क्लोराइड के अपचयन से हमारे पास किसका निर्माण होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसमें अपने क्या है कि उत्प्रेरक के रूप में किसको काम में लिया जाता है, प्लेटियम को उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर अपने साथ में क्या मिला जाता है, BaSO4 मिला देते हैं। तो उत्प्रेरक जो BaSO4 क्या करता है, इस प्लेटियम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो यहाँ पर जो BaSO4 है वो किसका कार्य कर रहा है, एक उत्प्रेरक विष का कार्य कर रहा है। तो ये रोजनमुंड अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस अभिक्रिया को जो नाम दिया जाता है रोजनमुंड अभिक्रिया। ठीक है, इस रोजनमुंड अभिक्रिया में जो प्लेटियम उत्प्रेरक है, इस प्लेटियम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने के लिए यहाँ पर क्या मिलाया जाता है, BaSO4 मिलाया जाता है। तो ये BaSO4 किसका कार्य कर रहा है, एक उत्प्रेरक विष का कार्य कर रहा है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उत्प्रेरण में सबसे पहले अगर अपने शब्द देखें कि एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम किसे कहा जाता है, तो अपने कह सकते हैं कि उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों को क्या कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है। तो उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों को क्या कहा जाएगा, एंजाइम कहा जाएगा। अर्थात अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या चीज है, एंजाइम वास्तव में प्रोटीन होते हैं। और एंजाइमों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। ठीक है, एंजाइम किस प्रकृति के होते हैं, विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम क्या होंगे, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है। तो एंजाइम की पूर्ण परिभाषा क्या बनेगी हमारे पास, ऐसे उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं अपने जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के, अपने कुछ यहाँ पर उदाहरण के रूप में अगर हमें देखा जाए तो जैसे शर्करा का ग्लूकोज व फ्रक्टोज में जो अपघटन की जो प्रक्रिया है, ये हमारे पास क्या है, एक शर्करा का अणु है। इस शर्करा के अणु का जब अपघटन करवाया जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर में किसकी आवश्यकता पड़ती है, इन्वर्टेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। इस इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जो शर्करा जो सुक्रोज का जो अणु है वो किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज व फ्रक्टोज अणु में विघटित हो जाता है। तो इसके विघटन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है, इन्वर्टेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ रही है। इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज अणु है, ठीक है, तो ग्लूकोज अणु का अगर अपघटन करवाया जाए तो ये जो प्रक्रिया है किसकी उपस्थिति में होती है, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। और इस जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में जो ग्लूकोज के जो अणु है वह किसमें विघटित हो जाता है, अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, खमीर उठना अपने नाम दिया जाता है।
ठीक है, जिस प्रक्रिया में अपने क्या करते हैं कि ग्लूकोज के अणु को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में परिवर्तित कर देते हैं, एथिल अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसे अपने खमीर उठना कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता पड़ रही है अपने को, जाइमेज एंजाइम की आवश्यकता अपने को पड़ रही है। इसी तरह से अपने पास अगर अपने दूध है, इस दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए अपने कौन से एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, लैक्टोज बेसिलेज एंजाइम की आवश्यकता अपने को पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, एंजाइम उत्प्रेरण के कुछ उदाहरण हैं, जिसमें अपने कह सकते हैं कि जैसे सुक्रोज के अणु को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में विघटित करने के लिए अपने को इन्वर्टेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए जाइमेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए अपने कह सकते हैं यहाँ पर लैक्टिक बेसिलेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ रही है। इसी तरह से अपने यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो हमारे पास प्रोटीन है, इस प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने के लिए पेप्सिन एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो कौन से एंजाइम की आवश्यकता पड़ी, पेप्सिन एंजाइम की आवश्यकता अपने को पड़ती है। तो अपने पास यहाँ पर जो एंजाइम के कुछ उदाहरण अपने ले लिए, जिसमें अपने पास जाइमेज, इन्वर्टेज, लैक्टोबैसिलेज, पेप्सिन, इसके अलावा यूरिया का जब अपघटन करवाया जाता है अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसके लिए अपने को यूरिएज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसी तरह से अपने कह सकते हैं कि जब स्टार्च से अपने पास शर्करा का जो निर्माण करना है तो टाइलिन, थूक, ठीक है, तो जब अपने पास जब अपने भोजन को निगलते हैं तो सबसे पहले जो हमारा जो मुख है, जिसमें अपने पास लार जो पाई जाती है, वो स्टार्च को किस में बदल देती है, शर्करा में बदलती है। इसके अंदर जो हमारी जो लार है, इसमें कौन सा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है या स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो इन एंजाइम को अपने एमाइलेज नाम अपने दिया गया है। तो विभिन्न प्रकार के अपने पास एंजाइमों के उदाहरण हैं, जो एग्जाम में सीधे भी पूछे जा सकते हैं कि कोई दो एंजाइमेटिक अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखिए, या कोई दो एंजाइम के उदाहरण लिखें, या ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, या दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, या आपने कहा कि यूरिया को अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित करने के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, तो आपने कहा यूरिएज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारे पास कुछ एंजाइमों के उदाहरण आ जाते हैं। अब इसके अंदर जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है एंजाइमों के गुणधर्म। ठीक है, एंजाइम में कौन कौन से गुणधर्म मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो सबसे पहला जो एंजाइम का जो गुणधर्म है वो है सर्वाधिक प्रभावी। सर्वाधिक प्रभावी का मतलब क्या है कि एंजाइम की उपस्थिति में कोई भी जो अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का जो वेग है लगभग अपने कह सकते हैं कि 10 लाख गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एंजाइम बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रभावशील होता है। तो अपने कह सकते हैं कि एंजाइम का पहला जो गुणधर्म हुआ सर्वाधिक प्रभावी। एंजाइम की उपस्थिति में जो अभिक्रिया है वो लगभग 10 लाख गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा प्रभावी गुण अपने को दिखाता है। अगर एंजाइम की अनुपस्थिति में वो अभिक्रिया हो रही है तो बहुत धीमी गति से होगी, लेकिन एंजाइम की उपस्थिति में उस अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज को अपने क्या बोला जाता है, सर्वाधिक प्रभावी। एंजाइम बहुत ज्यादा प्रभावी गुण प्रदर्शित करता है। दूसरा है सूक्ष्म मात्रा। सूक्ष्म मात्रा से क्या होता है कि एंजाइम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करने के लिए एंजाइम बहुत सूक्ष्म मात्रा में अपने को आवश्यक होता है। लगभग अपने कह सकते हैं कि अगर किसी अभिक्रिया में 1 मोल अगर एंजाइम की अगर उपस्थिति हो तो वो किसी अभिक्रिया के वेग को 10 की पावर 3 से 10 की पावर 6 गुना तक अभिक्रिया के वेग को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। जैसे अपने उदाहरण लेते हैं कि जब हमें दूध से दही जब बनाया जाता है तो दूध से दही बनाने के लिए अपने इसमें लैक्टोबैसिलस एंजाइम जब लिए जाते हैं तो वो लैक्टोबैसिलस एंजाइम बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। जैसे अपने घरों में तो क्या करते हैं कि दूध से दही बनाने के लिए अपने छाछ को काम में लेते हैं, तो उस दूध के अंदर जैसे अपने 40 किलो कितना भी अगर दूध लिया जाए तो उसके अंदर जो छाछ है वो बहुत ही कम मात्रा में अपने को आवश्यक होगी। 10 ml 15 ml इतनी छाछ ही ली जाएगी और उस छाछ से अपने पास कर सकते हैं 40 किलो 50 किलो दूध से का अपने दही निर्मित किया जा सकता है। तो अपने कहते हैं कि एंजाइम बहुत सूक्ष्म मात्रा में अपने को आवश्यक होते हैं। तीसरा जो इसका गुणधर्म आ रहा है वो कौन सा है, विशिष्टता। एंजाइम क्या लिए होते हैं, विशिष्टता लिए हुए होते हैं। अर्थात
एक एंजाइम किसी एक जैव रासायनिक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि यूरिया को अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित करने के लिए कौन सा एंजाइम की आवश्यकता पड़ी थी? यूरिएज एंजाइम। तो यूरिएज एंजाइम का क्या कार्य होगा कि यूरिएज एंजाइम यूरिया को अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है। इसी तरह से हमने कहा ग्लूकोज को जो एथिल अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड में जो विघटित किया उसके लिए कौन सा एंजाइम काम में लिया था? जाइमेज एंजाइम काम में लिया था। तो जाइमेज एंजाइम का क्या कार्य हुआ कि वो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित करता है। तो एंजाइम की प्रकृति कैसी होगी? विशिष्ट प्रकृति का हो गया, अर्थात एक एंजाइम किसी एक जैव रासायनिक अभिक्रिया को भी उत्प्रेरित कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि एक अभिक्रिया के लिए विभिन्न एंजाइम हो सकते हैं, लेकिन एक एंजाइम का सिर्फ एक ही अभिक्रिया को वो उत्प्रेरित करेगा। तीसरा, ताप व पीएच। तो एंजाइम एक विशिष्ट ताप पर ही कार्य करते हैं। वह जो तापमान होता है वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम क्या होते हैं? सर्वाधिक प्रभावी होते हैं। इस ताप को क्या बोला जाता है? इष्टतम ताप बोला जाता है, जिस पर एंजाइम सर्वाधिक प्रभावशीलता का गुण दिखाते हैं, या इसको 298 से 310 केल्विन भी अपने बोल सकते हैं। दूसरा, पीएच। सामान्यतः जो एंजाइम है वो पीएच 7 पर सर्वाधिक प्रभावी होते हैं। ठीक है, अलग अलग एंजाइम के अलग अलग पीएच होते हैं। जैसे मानव रुधिर की जो पीएच है वो कितनी होती है हमारे पास? मानव रुधिर की बात करें तो वो कितनी है? 7.4 पीएच हमारे पास आती है। ठीक है, इसी के बाद अगला जो गुणधर्म है कोलाइडी प्रकृति। एंजाइम किस प्रकृति के होते हैं? कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। कोलाइड्स क्या होते हैं? इस चैप्टर में जो अगला पार्ट है हमारे पास वो कोलाइड्स ही बनेगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है सह एंजाइम या वर्धक। वर्धक क्या बताए थे अपने? जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। तो इसके अंदर हमने एंजाइम ले रहे हैं, इसलिए क्या आ गया? सह एंजाइम। सह एंजाइम के रूप में कौन से होते हैं? धातु आयन होते हैं। जैसे जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, जैसे इसमें सोडियम आयन हो गया, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर, तो ये क्या है? सह एंजाइम का कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम विष। एंजाइम विष क्या होते हैं? जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। जैसे हमारे पास हो गया HCl हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, तो ये किसका कार्य करेंगे? एंजाइम विष का कार्य करेंगे, जो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर रहे हैं? कम करने का कार्य कर रहे हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है वो है हमारे पास एंजाइम उत्प्रेरण अभिक्रिया की क्रियाविधि। कि जो एंजाइम उत्प्रेरित जो अभिक्रिया है वो किस इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या होता है, तो इसको अपने समझ सकते हैं। यहाँ पर ई से जो प्रदर्शित किया गया एंजाइम को और एस से जो प्रदर्शित किया गया वो क्रियाधार अणु को प्रदर्शित किया गया है। तो एंजाइम और क्रियाधार अणु मिलकर क्या करेंगे? एक एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। दूसरे चरण में क्या होता है कि जो एंजाइम क्रियाधार जो संकुल है वो परिवर्तित हो जाता है, एंजाइम उत्पाद संकुल में परिवर्तित हो जाता है। पी से किसको प्रदर्शित किया? उत्पाद से प्रदर्शित किया गया है। और अंतिम चरण में क्या होगा? जो एंजाइम उत्पाद जो संकुल है वो परिवर्तित किस में हो जाएगा? एंजाइम पृथक हो जाएगा और उत्पाद क्या हो जाएगा? हमारे पास पृथक हो जाएगा। अर्थात ये जो प्रक्रिया है, जो आपने कहा था एंजाइम एक विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, इसको अपने एक ताला चाबी सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है। तो एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को अपने क्या बोला जा सकता है? ताला चाबी सिद्धांत भी अपने इसको बोला जा सकता है। तो कौन सा सिद्धांत होता है इसका? अपने कह सकते हैं कि ताला चाबी सिद्धांत भी अपने इसको कहा जा सकता है। कैसे? अपने कह सकते हैं कि एक ताले के लिए विशेष प्रकार की चाबी कार्य करती है। जैसे अपने कह सकते हैं कि ये किसी एंजाइम, जो हमारे पास एंजाइम की संरचना है और ये किसकी संरचना है? क्रियाधार अणु की संरचना है। तो इस क्रियाधार अणु के साथ कौन सा जुड़ सकता है? जिसकी संरचना इससे विपरीत संरचना से मिलती होगी। तो अपने कह सकते हैं ये जो एंजाइम है इसकी संरचना इस क्रियाधार अणु से विपरीत रूप से मिल रही है। तब क्या होगा कि ये एंजाइम इस क्रियाधार अणु के साथ जुड़कर किसका निर्माण कर लेगा? एक एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण कर लेगा। अगर इस एंजाइम की संरचना इसकी संरचना के विपरीत नहीं होती तो वह इसके साथ जुड़ नहीं पाता, अर्थात कोई दूसरी चाबी से ताले को अपने नहीं खोल सकते थे। तो फिर दूसरे चरण में क्या हुआ कि जो एंजाइम क्रियाधार जो था वो किस में परिवर्तित हो जाता है? आपने यहाँ पर दिखाया गया है कि जो एंजाइम क्रियाधार है वो किस में परिवर्तित हो रहा है? एंजाइम उत्पाद संकुल में परिवर्तित हो रहा है। तो अगले चरण में क्या होगा? जो एंजाइम क्रियाधार एंजाइम उत्पाद में परिवर्तित हो गया और ये जो उत्पाद जो बना था वो क्या हो गया? इस एंजाइम से क्या हो गया? दोनों पृथक हो गए। तो ये दोनों यहाँ पर इससे क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं।
तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो एंजाइम की जो अभिक्रिया है वो किसी प्रकृति का हो गया, विशिष्ट प्रकृति का हो गया, अर्थात ताला चाबी सिद्धांत पर ये क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक है, एंजाइम जो हमारे पास है वो सक्रिय पृष्ठ की जो आकृति है वो विशिष्ट ज्यामिति की होती है, जिससे क्रियाकारक के अणु इस पर फिट हो जाते हैं, जैसे अपने कह सकते हैं ताला चाबी सिद्धांत के आधार पर। तो अपने कह सकते हैं कि एंजाइम कैसे होते हैं, अति विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, जो निर्धारित क्रियाकारक अणु से आकृति में समानता पर ही क्रियाकारक को उत्पाद में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अपने पास अगर उस एंजाइम की संरचना क्रियाधार अणु की विपरीत संरचना नहीं है तो वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकता।